तो आज आपका टॉपिक है कॉम्प्लेक्स सेंटेंस बनाना। कॉम्प्लेक्स सेंटेंस बनाने के सबसे पहले हमने पिछली वीडियो में आपको बताया था एज ए नाउन क्लास को यूज़ करके कैसे हम कॉम्प्लेक्स सेंटेंस बनाएंगे। उसके बाद में मैंने आपको बताया था एज एन एडजेक्टिव क्लास, एडजेक्टिव का क्लास वाक्य में एडजेक्टिव क्लास वाक्यों को कॉम्प्लेक्स कैसे बनाएंगे। और आज आपका टॉपिक है एज एन एडवर्ब क्लास। एडवर्ब क्लास के जो वाक्य होंगे उनको हम कॉम्प्लेक्स सेंटेंस कैसे बनाएंगे, उसको कॉम्प्लेक्स सेंटेंस बनाने के कुछ रूल हैं। कुछ क्या क्या हैं, जैसे कि वाक्य में समय प्रकट होता हो, वाक्य में समय दर्शाया गया हो तो कैसे कॉम्प्लेक्स सेंटेंस बनाएंगे। उसके बाद में पर्पस यानी कि उद्देश्य दिखाया गया हो, उद्देश्य लिखा हो, वाक्य में उद्देश्य प्रकट हो रहा हो तो कैसे कॉम्प्लेक्स सेंटेंस बनाएंगे। उसके बाद में रीजन यानी कि कारण वाक्य में प्रकट होता है तो कैसे कॉम्प्लेक्स सेंटेंस बनाएंगे। उसके बाद में कंडीशन शर्त प्रकट होती है, रिजल्ट होता है परिणाम प्रकट होता है, कंपैरिजन यानी कि तुलना प्रकट होती है, कॉन्ट्रास्ट विरोध प्रकट होता है, या मैनर ढंग प्रकट होता है, आदि ये चीज़ें प्रकट होती हैं तो हम कॉम्प्लेक्स सेंटेंस कैसे बनाते हैं ये रूल आपको पढ़ाएंगे आज। तो सबसे पहले हमारा टॉपिक है आज का टाइम प्रकट करने के लिए। तो सबसे पहला टॉपिक है हमारा, रूल है आज टाइम प्रकट करने के लिए। टाइम प्रकट करने के लिए मतलब कॉम्प्लेक्स सेंटेंस में जब टाइम प्रकट होगा तो उस टाइम प्रकट करने के लिए हम क्या क्या कंजक्शन लगाएंगे। जैसे कि आफ्टर का प्रयोग करेंगे, बिफोर का प्रयोग करेंगे। आफ्टर का प्रयोग हो गया, बिफोर का प्रयोग हो गया, व्हेन का प्रयोग हो गया, व्हेन का हो गया, व्हेनेवर का हो गया। ये कुछ कंजक्शंस हैं, इनका प्रयोग करके हम कॉम्प्लेक्स सेंटेंस बनाएंगे। फॉर एग्जाम्पल, पहला एग्जाम्पल है आई रीच टू द स्टेशन। आई रीच्ड द स्टेशन। दूसरा, द ट्रेन लेफ्ट द प्लेटफॉर्म। ये वाक्य आपका है पेपर में और ब्रैकेट में लिखा है इसे कॉम्प्लेक्स सेंटेंस बनाइए। उसमें ये नहीं लिखा होगा आपका पेपर में कि इसका एडजेक्टिव क्लास का प्रयोग करके कॉम्प्लेक्स सेंटेंस बनाइए, एडवर्ब क्लास का प्रयोग करके कॉम्प्लेक्स सेंटेंस बनाइए, या नाउन क्लास का प्रयोग करके। हम कब पता लगा पाएंगे, जब हम वाक्य का अर्थ निकालेंगे। तो लिखा है कि समय यानी कि टाइम प्रकट करने के लिए आफ्टर, बिफोर, व्हेन, व्हेनेवर। जैसे एग्जांपल हम अर्थ निकालेंगे इस वाक्य का कि आई माने मैं, रीच्ड माने पहुंचा, द स्टेशन माने स्टेशन, मैं स्टेशन पहुंचा। तो द ट्रेन माने ट्रेन ने, लेफ्ट माने छोड़ दिया, द प्लेटफॉर्म माने प्लेटफॉर्म, ट्रेन ने प्लेटफॉर्म छोड़ दिया यानी प्लेटफॉर्म से चली गई। जब छोड़ना हुआ तो प्लेटफॉर्म छूटेगा तभी तो जाएगी। अर्थ निकालिए कि मैं स्टेशन पर पहुंचा, ट्रेन ने प्लेटफॉर्म छोड़ दिया, अर्थात मेरे वहां जाने का समय दिखाया गया है वाक्य में। जैसा कि आप देख पा रहे हैं लिखा है बोर्ड पे, टाइम प्रकट करने के लिए यानी कि समय प्रकट करने के लिए। जहां पर समय प्रकट होता है आफ्टर, बिफोर, व्हेन, व्हेनेवर का प्रयोग करते हैं। तो मैं स्टेशन पर पहुंचा, द ट्रेन लेफ्ट द प्लेटफॉर्म, ट्रेन ने प्लेटफॉर्म छोड़ दिया। तो कैसे बनाएंगे, आई रीच्ड द स्टेशन। इस वाक्य को हम ये भी बोल सकते हैं, मैं स्टेशन पर पहुंचा, ट्रेन ने प्लेटफॉर्म छोड़ दिया। तो इसको ये भी मतलब ट्रेन के प्लेटफॉर्म छोड़ने के बाद मैं स्टेशन पहुंचा, ये भी बोल सकते हैं। मेरे मेरे स्टेशन पहुंचने से पहले ट्रेन प्लेटफॉर्म छोड़ चुकी थी। तो कहने का मतलब कैसे बनेगा, आई रीच द स्टेशन आफ्टर, इसको यहाँ पर हैड भी लगेगा, द ट्रेन हैड लेफ्ट द प्लेटफॉर्म। तो मेरे स्टेशन पहुंचने से पहले
ट्रेन प्लेटफॉर्म छोड़ चुकी थी, तो ट्रेन ने प्लेटफॉर्म पहले छोड़ा, मैं बाद में पहुंचा, तो आई माने पहुंचा, मैं आई माने मैं, रीच माने पहुंचा, द स्टेशन माने स्टेशन, और कब, आफ्टर माने बाद में, द ट्रेन माने ट्रेन ने, हैड लेफ्ट माने छोड़ दिया था, द प्लेटफॉर्म माने प्लेटफॉर्म। इस तरीके से बन जाएगा। दूसरा, बी हैड हार्डली रीच द स्टेशन, या बी हैड हार्डली रीच्ड द स्कूल, द पियोन rang the bell। ये देखिए, बी माने हम, हार्डली माने मुश्किल से, हार्डली जो शब्द है, हार्डली लिखा है, इसका मतलब होता है मुश्किल से, मुश्किल से, हम मुश्किल से, अब क्या मुश्किल से, रीच माने पहुंचे, द स्कूल माने स्कूल, हम मुश्किल से स्कूल पहुंचे थे, द पियोन माने चपरासी ने, रैंग माने बजा दी, द बेल माने घंटी, चपरासी ने घंटी बजा दी। तो इस प्रकार से अगर आप भूल भी जाएं तो एक हिंट है इस वाक्य की। क्या हिंट है? जब वाक्य में हार्डली लिखा हो, जब वाक्य में हार्डली लिखा हो या स्केर्सली लिखा हो, जब वाक्य में हार्डली या स्केर्सली लिखा हो तो हम उसका वैन का प्रयोग करके वाक्य जोड़ देते हैं। किसका प्रयोग करते हैं? वैन का प्रयोग करके वाक्य जोड़ देते हैं। जब वाक्य में हार्डली या स्केर्सली लिखा होगा तो हम उसका दोनों को, हालांकि हमारा टॉपिक कौन सा, सिंथेसिस का। सिंथेसिस का मतलब क्या होता है? दो या दो से अधिक वाक्यों को जोड़ना। अब वाक्य जोड़ते हैं यहाँ से, यहीं से तो वाक्य जोड़ते हैं फुल स्टॉप से। तो इसमें क्या लिखा है कि जब वाक्य में हार्डली या स्केर्सली दिया गया होगा तो हम वैन कंजक्शन की सहायता से इस वाक्य को जोड़ देंगे। तो कैसे बनाएंगे? बी हैड हार्डली रीच्ड द स्टेशन, बी हैड हार्डली रीच्ड द स्टेशन when the platform, sorry, when the peon, we had already reached the school, when the peon rang the bell। देखिए, तो कहने का मतलब ये है, जब वाक्य में हार्डली या स्कैर्सली दिया गया होगा तो जहां से वाक्य को जोड़ते हैं वहां पर हम वैन का प्रयोग कर देंगे। यानी वी हैड हार्डली रीच द स्कूल, द पियोन रैंग द बेल। तो वाक्य हमारा कॉम्प्लेक्स सेंटेंस बन जाएगा, वी हैड हार्डली रीच द स्कूल व्हेन द पियोन रैंग द बेल। इस तरीके से बन जाएगा बच्चों। उसके बाद में ये आपने देख लिया टाइम प्रकट करने के लिए। और दूसरा हमारा रूल है समय प्रकट करने के लिए। समय तो हो गया, स्थान यानी कि प्लेस प्रकट करने के लिए, प्लेस प्रकट करने के लिए क्या होता है? वेयर और वेयरएवर, ये चीजें लगाते हैं, वेयर और वेयरएवर। वेयरएवर का प्रयोग करते हैं, वेयर का प्रयोग करते हैं जब वाक्य में स्थान प्रकट होगा। एग्जाम्पल लिखिए, गुरु नानक went to many places, Guru Nanak went to many places, he was welcomed everywhere। ये है बच्चों बात। अब अर्थ निकालेंगे। ये हमारा रूल था समय प्रकट करने, सॉरी प्लेस यानी कि स्थान प्रकट करने के लिए।
गुरु नानक माने गुरु नानक, वेंट माने गए, टू मैनी माने कई, प्लेसेस माने स्थानों पर। गुरु नानक कई स्थानों पर गए, ही माने उनका, बाद में था, वेलकम्ड माने स्वागत किया गया, एवरीवेयर माने प्रत्येक जगह, उनका प्रत्येक जगह स्वागत किया गया था। तो यहाँ पर प्लेस अर्थात स्थान प्रकट किया गया है, स्थान प्रकट किया गया वाक्य में। और जब स्थान प्रकट होता है तो वेरेवर का प्रयोग करते हैं। अब हम क्या बनाएंगे, गुरु नानक कई स्थानों पर गए, उनका प्रत्येक जगह स्वागत किया गया था। तो हम इस वाक्य को बनाएंगे कि गुरु नानक का स्वागत किया गया था। फिर से देखें, क्या बनाएंगे, गुरु नानक का स्वागत किया गया था जहां कहीं भी वह गए। तो कैसे बनाएंगे बच्चों, गुरु नानक वाज वेलकम्ड। अब बच्चों बाज के साथ वेलकम्ड क्यों है, क्योंकि गुरु नानक का स्वागत किया गया था दूसरे के द्वारा। अब जब बी वर्ब के साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म होती है तो वहां पर क्या होता है, पैसिव होता है बच्चों। जब बी वर्ब के साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म हो तो पैसिव है। अब यहाँ पर बी है, और अगर इसी के साथ जो बी वर्ब होती है प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म होती है और प्लस आईएनजी होती है तो होता है कंटिन्यूअस। लेकिन अगर बी वर्ब के साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म है तो पैसिव है। और यहाँ पर लिखा है गुरु नानक वाज वेलकम्ड, गुरु नानक का स्वागत किया गया था, किसी दूसरे के द्वारा स्वागत किया जाएगा तो यहाँ पर पैसिव हो गया। इसमें वाक्य में था गुरु नानक वेंट टू मैनी प्लेसेस, गुरु नानक कई जगहों पर गए, ही वाज वेलकम्ड एवरीवेयर, उनका प्रत्येक जगह स्वागत किया गया, मतलब दूसरों के द्वारा स्वागत किया गया। अब हम कैसे बनाएंगे इस वाक्य को, इसमें लिखा है गुरु नानक कई स्थानों पर गए, उनका प्रत्येक जगह स्वागत किया गया, तो उसको हम ये भी तो कह सकते हैं कि गुरु नानक का स्वागत किया गया था जहां कहीं भी वह गए, कह सकते हैं, इस तरीके से बना सकते हैं। यही यहाँ पर लिखा गया है। तो गुरु नानक माने गुरु नानक का बाद में आया था, वेलकम्ड माने स्वागत किया गया। और जो वेयरएवर है इसका हिंदी में अर्थ है जहां कहीं भी। वेयरएवर का मतलब जहां कहीं भी। तो क्या बनेगा, गुरु नानक वाज वेलकम्ड, गुरु नानक का स्वागत किया गया था, और जहां कहीं भी वह गए तो वेयरएवर जहां कहीं भी ही और वह गए। गुरु नानक वेंट टू मैनी प्लेसेस, गुरु नानक कई स्थानों पर गए, ही वाज वेलकम्ड एवरीवेयर, उनका प्रत्येक जगह स्वागत किया गया था। तो बनाएंगे गुरु नानक का स्वागत किया गया था जहां कहीं भी वह गए। आया समझ में बच्चों, इस तरीके से बन जाएगा वह वाक्य। जिस वाक्य में स्थान प्रकट हुआ होगा उसमें वेयर और वेरिएवर का प्रयोग करेंगे, और जिस वाक्य में समय प्रकट हुआ होगा उसमें आफ्टर, बिफोर या व्हेन या व्हेनेवर का प्रयोग करेंगे। ठीक है, और देख लीजिए, तीसरा रूल है आपका कारण प्रकट करने के लिए, रीजन। जिस वाक्य में रीजन प्रकट हो रहा होगा उसका हम कॉम्प्लेक्स सेंटेंस कैसे बनाएंगे वो देख लीजिए बच्चों। देखिए, उम्मीद करते हैं आपको ये रूल समझ में आ रहे होंगे, और एक बार नहीं रिवाइज फटाफट कई बार रिवाइज करेंगे तो आपको ज़्यादा बेटर समझ में आएंगे। समय कम है बच्चों, इसलिए बिल्कुल बहुत मेहनत से डट जाइए तैयारी करने के लिए। पास होने का मतलब नहीं होता, पास तो सभी हो जाते हैं, 33% नंबर आ गए, पास हो गए, लेकिन इसका क्या फायदा इस चीज़ों से, इतना सब बहुत मेहनत से पढ़िए, मैक्सिमम मार्क्स आ पाए। तीसरा है रीजन प्रकट करने के लिए। तो रीजन प्रकट करने के लिए क्या रूल है बच्चों, रीजन प्रकट। रीजन माने क्या होता है जानते हैं सभी, रीजन माने होता है कारण। क्या होता है बच्चों, कारण होता है रीजन प्रकट कर। रीजन माने होता है कारण, जिस वाक्य में कारण प्रकट होगा उसमें हम बिकॉज से प्रयोग करेंगे। क्या, कैसे कॉम्प्लेक्स सेंटेंस बनाएंगे, बिकॉज से, बिकॉज या सिंस। अब कैसे बनाएंगे देखेंगे। तो लिखा है शी वॉज इल, एग्जाम्पल हो गया हमारा, शी वॉज इल। उसके बाद शी कुड नॉट अटेंड द मीटिंग, शी कुड नॉट
अटेंड द मीटिंग। अब देखिए क्या इसमें कारण है बच्चों? अब हम कब पता लगा पाएंगे कारण है या नहीं है? जब हम वाक्य का अर्थ निकालेंगे। तो सी माने वह, वास माने थी, इल माने बीमार, वह बीमार थी। सी माने वह, कुड माने सकी, नॉट माने नहीं, अटेंड माने अटेंड कर, द मीटिंग माने मीटिंग, वह मीटिंग नहीं अटेंड कर सकी। क्या इसमें कारण है या नहीं है? वह बीमार थी, वह मीटिंग नहीं अटेंड कर सकी। तो इसमें क्या है? बीमारी के कारण। किसके कारण? बीमारी के कारण, अर्थात वह मीटिंग अटेंड नहीं कर सकी क्योंकि वह बीमार थी। कैसे बनेगा बच्चों? शी कुड नॉट अटेंड द मीटिंग। शी कुड नॉट अटेंड द मीटिंग बिकॉज शी वॉज इल। इस तरीके से बन जाएगा बच्चों वाक्य। जिस वाक्य में रीजन प्रकट होगा बच्चों, कारण प्रकट होगा, तो उसका कारण प्रकट करने के लिए, कॉम्प्लेक्स सेंटेंस बनाने के लिए बिकॉज और सिंस का प्रयोग करेंगे। जैसे कि वाक्य हमारा है सी वॉज इल, वह बीमार थी। शी कुड नॉट अटेंड द मीटिंग, वह मीटिंग नहीं अटेंड कर सकी। तो मीटिंग ना अटेंड करने का उसका कोई कारण रहा होगा, और जिस वाक्य में कारण प्रकट होता है वहां अपन बिकॉज का प्रयोग करते हैं। कैसे बनाएंगे? अर्थ निकालेंगे। तो शी वॉज इल, वह बीमार थी, वह मीटिंग अटेंड नहीं कर सकी। क्यों नहीं अटेंड कर सकी? क्योंकि वह बीमार थी। तो बनाएंगे सी कुड नॉट अटेंड द मीटिंग, वह मीटिंग अटेंड नहीं कर सकी क्योंकि वह बीमार थी। इस तरीके से वाक्य बन जाएंगे बच्चों, और कोशिश करते हैं आपको बेटर समझ में आए होंगे। इसके जो नेक्स्ट रूल है, 3 रूल हमने आपको आज पढ़ा दिए। रीजन वाला पढ़ाया, समय वाला पढ़ाया और स्थान वाला पढ़ाया। इसके बाद का जो नेक्स्ट रूल है चौथा, वो है कंपैरिजन का, तुलना प्रकट करने का। तुलना हो गया, कॉन्ट्रास्ट यानी विरोध हो गया, और मैनर ढंग। 3 रूल्स बचे हैं, वो आपको नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे। वीडियो को बिल्कुल देखना ना भूलें। जो भी नई नई वीडियो आती हैं, पर डे आती हैं, कभी कभी एक दिन गैप भी हो जाता है, वो वीडियो को बिल्कुल देखना ना भूलें, जिससे बेटर आपकी तैयारी बोर्ड एग्जाम के लिए हो सके। गुड, बहुत अच्छे। मैं उम्मीद करता हूँ आपको अच्छे समझ में आया होगा। और ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को शेयर करिए अपने दोस्तों के साथ, जो किसी कारण बस नहीं पढ़ पाते हैं, एक्स्ट्रा क्लास नहीं ले पाते हैं कहीं जगह पर, वो ऑनलाइन चैनल के माध्यम से पढ़िए। उनको चैनल बता दीजिए, ईसा इंग्लिश क्लासेस, बेटर तैयारी कराएंगे आपकी इंग्लिश की, ये आप उम्मीद करिए। दूसरी चीज़ एक और बताना चाहेंगे, कुछ बच्चे कहते हैं सर ये हमसे नहीं हो पाएगा, या ये हमें समझ नहीं आता। ये बिल्कुल आप नेगेटिव थिंकिंग सोचना बंद कर दीजिए, क्योंकि इम्पॉसिबल, नथिंग इज इम्पॉसिबल, इम्पॉसिबल ऑलवेज सेज आई एम पॉसिबल। कुछ भी असंभव नहीं है, असंभव भी यही कहता मैं भी असंभव हूं। मतलब कहने का यह है, आपने अगर सोच लिया, इंग्लिश में कहावत है, इफ यू थिंक यू कैन यू कैन, इफ यू थिंक यू डेयर नॉट यू नॉट। यदि आपने सोचा कि आप ये कर सकते हैं तो पक्का कर सकते हैं, और यदि आपने सोच लिया हम में साहस नहीं है तो आप बिल्कुल नहीं कर पाएंगे। इसलिए बिल्कुल उम्मीदों को मत छोड़ो, मेहनत से पढ़ो। एक बार में नहीं आएगा, 10 बार में आएगा, बट आएगा। तो कोशिश करिए, ज़्यादा से ज़्यादा समझिए, और ये वीडियो जो हैं वो अधिक से अधिक शेयर करिए। बहुत बहुत धन्यवाद।